नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी जिस ट्रक ड्राइवर की है उनका नाम रवि कुमार है। तो चलिए अब यह कहानी रवि कुमार के नजरिए से सुनते हैं। मेरा नाम रवि कुमार है और मैं बिहार के सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। हमारे गांव में जिंदगी बहुत सीधी है। खेती, मजदूरी और छोटी मोटी दुकान ही लोगों का सहारा होती है। मेरे पिताजी पहले खेत में काम करते थे, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ उनकी कमर झुक गई। घर की जिम्मेदारी धीरे धीरे मेरे कंधों पर आ गई। मैंने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि पैसे ही नहीं थे। शादी भी जल्दी हो गई और कुछ ही सालों में एक बेटा भी हो गया। तब मुझे समझ आया गांव में रहकर मैं फैमिली को नहीं संभाल पाऊंगा। इसी मजबूरी में मैं असम चला गया, जहां एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में क्लीनर की नौकरी मिली। 2 साल तक सिर्फ ट्रक साफ किया, टायर बदले, ड्राइवर के लिए चाय पानी लाया। फिर धीरे धीरे ड्राइविंग सीख ली। आज 6 साल हो गए। मैं फुल टाइम ट्रक ड्राइवर हूं। ट्रक चलाना मेरे लिए सिर्फ जॉब नहीं, मजबूरी है। घर पर माँ बाप, बीवी और एक छोटा बेटा है। मैं जिस ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता हूं उसका मालिक काफी स्ट्रिक्ट आदमी है। नाम था राकेश सिंघानिया। कंपनी का नाम था नॉर्थ ईस्ट फ्रेट कैरियर। एक दिन दोपहर को मैं ढाबा पर खाना खा रहा था, तभी मेरा फोन बजा। रवि, तुरंत यार आर्ट पहुंच, अर्जेंट लोड है। मालिक ने बिना हेलो बोले कहा, जी मालिक, क्या लोड है? फैक्ट्री से सामान उठाना है। नेपाल बॉर्डर के पास एक गांव में डिलीवरी है, आज ही निकलना पड़ेगा। मैंने तुरंत हां कर दी क्योंकि ओवरटाइम मिलता था। सफर की शुरुआत मेरे साथ मेरा दोस्त और हेल्पर मुन्ना भी था। वह भी बिहार का ही था। हम दोनों काफी पुराने साथी थे, सालों से एक ही ट्रक में घूम रहे थे। शाम तक फैक्ट्री पहुंचकर ट्रक में सीमेंट के बड़े बड़े बैग्स लोड हो गए। पेपर साइन हुआ और हम रात को ही निकल पड़े। असम की सड़कें रात में अजीब लगती हैं, कभी टी गार्डन, कभी जंगल, कभी बिल्कुल सुनसान रास्ता। मुन्ना ने सिगरेट जलाते हुए कहा, रवि भाई, नेपाल बॉर्डर वाले रूट पर रात को मत रुकना, लोग बोलते हैं वहां अजीब चीजें होती हैं। मैं हंस दिया, अरे तू भी ना, भूत वूत कुछ नहीं होता, चोर डकैत होते हैं बस। डिलीवरी का गांव सुबह तक हम नेपाल बॉर्डर के पास एक छोटे से गांव में पहुंच गए। गांव बिल्कुल अलग था, जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। लोग चुप चुप से देख रहे थे, कोई बात नहीं कर रहा था। फैक्ट्री वाले आदमी आए, सामान उतारा, पेमेंट का पेपर साइन हुआ। काम बिल्कुल स्मूथ हो गया। मुझे लगा सफर सिंपल ही रहेगा, लेकिन तब मुन्ना ने कहा, रवि भाई, मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। बॉर्डर के दूसरी साइड मेरे मामा का लड़का काम करता है, एक जरूरी काम है। मैं कल बस से आ जाऊंगा। मैं अकेला वापस नहीं आना चाहता था, पर उसने बहुत रिक्वेस्ट की। बस जंगल क्रॉस हो जाएगा, फिर हाईवे आ जाएगा। उसने कहा। मैंने मन मारकर हां कर दी। शाम का सफर। अकेला शाम हो चुकी थी जब मैं वापस निकला। आसमान लाल हो रहा था और हवा ठंडी। जैसे जैसे मैं जंगल के रूट में घुसता गया, रास्ता और सुनसान होता गया। ना कोई गाड़ी, ना कोई घर, सिर्फ इंजन की आवाज। तभी ट्रक झटके से हिलकर बंद हो गया। अरे क्या हुआ? मैंने घबराकर क्लच दबाया, इग्निशन घुमाया, पर ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। डैशबोर्ड पर नजर गई, फ्यूल मीटर बिल्कुल जीरो। मेरी तो मुझे याद आया, डिलीवरी के चक्कर में डीजल भरवाना रह गया था जंगल के बीच। बंद ट्रक, अंधेरा तेजी से छा रहा था। जंगल की आवाजें तेज हो गई थीं। झिंगुर पत्तों की सरसर दूर से किसी जानवर की चीख में केबिन में बैठा सोच रहा था, क्या करूं, फोन, नेटवर्क भी नहीं। तभी ट्रक के पीछे से धड़ 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 की आवाज आई, जैसे कोई बॉडी से ट्रक को ठोक रहा हो। मैंने मिरर में देखा, कुछ नहीं, शायद जानवर होगा। मैंने खुद को समझाया। फिर ड्राइवर साइड का डोर धीरे से हिलने लगा। कोई बाहर से हैंडल पकड़कर झटका दे रहा था। मैंने जोर से चिल्लाया, कौन है? कोई जवाब नहीं। ट्रक के नीचे से आवाज। तभी एक और अजीब चीज हुई। ट्रक के नीचे से घिसटने की आवाज आने लगी, जैसे कोई जमीन पर पेट के बल रेंग रहा हो। घ्रिघस। मेरा गला सूख गया। मैंने हिम्मत करके टॉर्च उठाई और खिड़की से नीचे रोशनी डाली, और जो मैंने देखा, एक आदमी जैसा, लेकिन आदमी नहीं। उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा, हड्डी बाहर निकली हुई, और वह उल्टा रेंग रहा था। सिर पहले, पैर पीछे। उसकी सफेद आंखें सीधा मेरी तरफ देख रही थी। वह चीज ट्रक पर चढ़ गई। अचानक थर्ड कुछ भारी चीज ट्रक के बोनट पर कूद गई। विंडशील्ड के बिल्कुल सामने वो चेहरा, नाक ना हंट, सिर्फ एक फटी हुई मुस्कुराहट, और उसने अपना सिर ग्लास पर जोर से मारा। धद, ग्लास हिल गया। मैं चिल्लाया, इग्निशन घुमाया, पर ट्रक में डीजल ही नहीं था। लेकिन मैं बहुत ज्यादा डर चुका था, इसलिए मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना सही होगा और क्या गलत।
इसलिए मैं बिना सोचे समझे अचानक से ट्रक की हेडलाइट्स बंद कर देता हूँ और चारों तरफ खामोशी और गहरा अंधेरा छाया हुआ था। और ट्रक के विंडशील्ड पर जो अनजान इंसान और जानवर जैसा चीज ग्लास में हमला करके तोड़ने की कोशिश कर रहा था, उसकी गुर्राने की आवाज आ रही थी। और अंधेरा होने की वजह से वह धीरे धीरे आवाज निकालना बंद कर देता है। और अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा। और तभी धड़ाम जैसी आवाज आती है और काफी देर तक ट्रक का गेट तोड़कर वह अंदर आने की कोशिश कर रहा था। और मेरी सांसें तेज हो गई थी और अब मुझे यही लग रहा था कि अब वह अंदर आकर मुझ पर हमला कर देगा। तभी अचानक से धीमे धीमे बारिश जैसी आवाज आने लगती है और ऐसा लगता है जैसे बारिश शुरू हो गई है। और अचानक से एकदम खामोशी हो जाती है और मैं सीट के नीचे बैठकर डर से कांप कांप रहा था। और अब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह जीव जंगल के अंदर ट्रक से दूर चला गया है। लेकिन मेरा दिल अभी भी भारी हो रहा था और मेरी धड़कन काफी तेज चल रही थी। लेकिन मैं डर के वजह से ट्रक का हेडलाइट एक बुश तोड़ नहीं करता हूँ। और लगभग 15 मिनट गुजरने के बाद मैं हिम्मत करके टॉर्च लेकर ट्रक से बाहर मारकर देखने लगता हूँ और आसपास कोई भी नजर नहीं आता है। बस हल्की हल्की बारिश की बूंदों की आवाज आ रही थी। और अब मैं बेचैन हो गया था क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था और मैं काफी बुरे तरीके से जंगल में फंस गया था। लेकिन तभी मैं बहुत ज्यादा सोचने लगता हूँ और मुझे इतना ज्यादा डर लग रहा था कि मेरा दिमाग बंद हो गया था और कोई रास्ता सही से समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक से मेरे दिमाग में एक रास्ता आता है और मेरी ध्यान ये जाती है और मैं याद करता हूँ कि मैं इमरजेंसी के लिए बोतल में फ्यूल भर के थोड़ा सा रखता हूँ, क्योंकि रास्ते में कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है तो काम आ जाएगा। इसलिए मैं बोतल ढूंढने लगता हूँ, लेकिन बोतल नहीं मिलता है। लेकिन मैं सही से याद करता हूँ तो मुझे याद आता है कि फ्यूल का बोतल सीट के पीछे रखा हुआ होगा। और मैं जैसे ही इस बार चेक करता हूँ तो फ्यूल का बोतल मिल जाता है और मैं थोड़ा शांत हो जाता हूँ। और फ्यूल के बोतल में सिर्फ थोड़ा सा ही फ्यूल होता है, जिससे देखकर मेरे चेहरे में वापस से परेशानी आ जाती है। लेकिन कुछ न होने से बेहतर कुछ होना ही होता है। इसलिए मैं जल्दी जल्दी फ्यूल को ट्रक में भर लेता हूँ और अब ट्रक आगे बढ़ने के काबिल हो गया था। इसलिए मैं तेजी से ट्रक चालू करता हूँ और फटाफट इस मनहूस जंगल वाले रास्ते से ट्रक भगाते हुए आगे बढ़ने लगता। लेकिन मेरी किस्मत उस रात बहुत बुरी चल रही थी, क्योंकि सिर्फ 10 मिनट तक ट्रक जाता है और फिर वापस रुक जाता है, क्योंकि इमरजेंसी वाला फ्यूल भी खत्म हो चुका था। और अब मेरे दिल में दोबारा से घबराहट शुरू हो गई थी और इस बार मुझे हर सेकंड ऐसा महसूस होता है जैसे वह चीज जो ना तो इंसान था और ना कोई जानवर मेरा पीछा करते करते यहां भी आ गया है। इसलिए मैं बार बार ट्रक से बाहर टॉर्च मारकर देखने लगता हूँ, लेकिन बाहर कोई भी नजर नहीं आता। इसलिए दिल थोड़ा सा शांत हो जाता है और अब मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि मैं कैसे यहां से अपने ट्रक को लेकर निकलूंगा। इसलिए मैं काफी देर तक खामोशी से ट्रक में बैठा होता हूँ और देखते ही देखते रात का 2 बजे बज जाता है और अंधेरा ऐसा फैल गया था जैसे दूर दूर तक रोशनी भी गायब हो गई थी। इसीलिए मैं ऊपर वाले से दुआ करने लगता हूँ श्री दिन कि शायद कोई मदद आ जाए। और तभी अचानक से रास्ते के सामने से एक हेडलाइट जैसी रोशनी मेरे ट्रक की तरफ बढ़ती हुई महसूस होती है और ऐसा लगता है कि जैसे कोई ट्रक ही है जो मेरे ट्रक की तरफ बढ़ रहा है। और मेरे चेहरे में थोड़ी सी उम्मीद आ जाती है और मैं यही सोचता हूं कि शायद कोई ट्रक वाला होगा जो जरूर मेरी मदद करेगा। इसलिए मैं जल्दी से अपना अपना हाथ विंडो से यानी खिड़की से बाहर निकालकर हाथ हिलाकर ट्रक रोकने का इशारा करता हूं। इसलिए सामने से आ रहा ट्रक मेरे ट्रक के पास आकर ट्रक धीमा कर लेता है और ट्रक रोक देता है। और मेरी खिड़की के पास उसके ट्रक का खिड़की एकदम सामने ही नजर आ रहा था और मैं देखता हूं कि एक बूढ़े जैसे आदमी ट्रक ड्राइवर की सीट में बैठे हुए थे, जो एक काफी पुराने ट्रक ड्राइवर लग रहे थे। वह मुझे ट्रक रुका हुआ देखकर कहते हैं, अरे क्या हुआ भाई, तुम इतनी रात को इस जंगल वाले रास्ते में ट्रक रोककर क्यों खड़े हो? तो मैं उन्हें जवाब में अपनी सारी परेशानी बताने लगता हो कि कैसे मेरे साथ ऐसी ऐसी डरावनी घटनाएं हुई हैं और मेरे ट्रक का फ्यूल खत्म हो गया है। इसलिए मैं काफी परेशान हूं और मुझे आपसे मदद चाहिए। तो वह चाचा जी जैसे ट्रक ड्राइवर आंख फाड़ लेते हैं और ऐसा लगता है जैसे मेरे साथ हुई आप बीती वह भी महसूस कर चुके हैं। इसीलिए वह मुझे खामोशी से थोड़ा डरते डरते आवाज के साथ कहते हैं, देखो भाई, तुम शायद नहीं जानते हो कि यह जंगल अच्छा जंगल नहीं है और यहाँ कोई भी ट्रक ड्राइवर भूल से भी रुकता नहीं है, और वह भी इस रात के समय जब दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, क्योंकि यहाँ से कुछ दूर एक गांव है। वहां के लोगों का कहना है कि इस गांव में कुछ ऐसा है जो हर रात शिकार करता है और उसे देखकर भूत प्रेत भी डरते हैं। कुछ ऐसा जो ना तो इंसान है और ना ही जानवर। बस यही सच है और वही होगा जिसने तुम पर हमला किया था। इसलिए अगर तुम और ज्यादा इस जंगल में रुके तो हो सकता है तुम कभी जिंदा नहीं लौट पाओगे।
इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके तुम इस जंगल से निकल जाओ, वरना बहुत पछताओगे। और फिर वह चाचा जी कहते हैं, देखो भाई, मैं सच कह रहा हूं कि मेरे पास कोई भी फ्यूल नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकता हूं। लेकिन अगर तुम मेरे साथ नेपाल बॉर्डर की तरफ जाना चाहते हो तो चल सकते हो, क्योंकि मैं तो वहीं जा रहा हूं। लेकिन तुम्हारा रूट उल्टा पड़ जाएगा और हो सकता सो तुम अकेले ट्रक छोड़कर नहीं जा पाओगे। इसलिए मैं तो जा रहा हूं, बाकी तुम्हारी मर्जी। जिसके बाद मैं उस चाचा जी को ना मैं इशारा करता हूं और कहता हूं, नहीं चाचा जी, आपका बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं अपने मालिक का कीमती सामान वाला ट्रक छोड़कर वापस नहीं जा सकता हूं। और मेरी यह बात सुनकर ट्रक ड्राइवर तेजी से वापस अपने रास्ते की तरफ निकल जाता है और मैं उसकी ट्रक को जाते हुए बड़े भारी दिल से देखने लगता हूं और वह भी चला ही जाता है। और अब फिर से मैं अकेला फंस गया था और उसकी बातें सुनकर मेरा दिल और भी ज्यादा भारी हो चुका था। और अब मैं यही सोचता हूं कि अब मुझे जैसे भी करके हिम्मत करना होगा और ट्रक को छोड़कर यहां से निकलना होगा, क्योंकि यहां तो मदद नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर मदद चाहिए तो मुझे खुद ही किसी को ढूंढना होगा। और फिर मैं टॉर्च मारकर एक बार फिर से ट्रक के चारों तरफ देखने लगता हूं, लेकिन बाहर कोई भी नहीं होता है। और मैं हाथ में फ्यूल का बोतल ले लेता हूं और एक हाथ में टॉर्च लेकर ट्रक से नीचे उतर जाता हूं और एक बार लॉर्ड यानी माल को सही से चेक करने के लिए ट्रक के पीछे जाता हूं और टॉर्च मारकर चेक करने देखने लगता हूं। तो सब कुछ ठीक होता है और मैं ट्रक केबिन के गेट को अच्छे से लॉक कर लेता हूं। और फिर मैं जमीन में टॉर्च मारकर एक बार अच्छे से देखता हूं तो मेरी नजर जमीन में बने निशानों पर पड़ती है, जो किसी इंसान और जानवर जैसे निशान के लग रहे थे। और बारिश होने की वजह से जमीन थोड़ा गीला हो गया था, इसलिए पैरों के निशान ताजा लग रहे थे। और मैं समझ गया था कि वह चीज मेरा पीछा करते करते यहां भी आ गया है और अब मुझे जल्दी ही यहां से निकलना होगा, वरना मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मैं ट्रक को वहीं पर छोड़कर टॉर्च मारते हुए आगे बढ़ने लगता हूं। और जंगल काफी अंधेरा था, इसलिए रास्ता मुझे समझ नहीं आ रहा था। तभी मेरे दिमाग में एक बात याद आता है कि उस ट्रक ड्राइवर ने कहा था कि यहां से थोड़ी देर में एक गांव है, तो हो सकता है वह यहां आसपास हो। और फिर मैं उस काम की तलाश में जंगल के और भी गहराई वाले रास्ते की तरफ कच्चे रास्ते से चलते हुए आगे बढ़ने लगता हूं। और अचानक से मेरे पीछे से थप-थप की आवाज थोड़ी दूर से आती है। ऐसा लगता है जैसे अभी भी कोई मेरा पीछा कर रहा है, इसलिए मैं काफी ज्यादा डर जाता हूं और इस बार मैं तेजी से टॉर्च मारते हुए भागने लगता हूं। और लगभग 15 मिनट तक भागते भागते मैं एक मोड़ पर पहुंच जाता हूं, जहां जंगल के दाएं तरफ एक कच्चा रास्ता नजर आ रहा था जो जंगल की तरफ जा रहा था। और मुझे ऐसा लगता है जैसे यह रास्ता गांव का रास्ता होगा, इसलिए मैं ऊपर वाले का नाम लेकर उस रास्ते की तरफ मुड़ जाता हूं और वहां चलने लगता हूं। और धीरे धीरे पेड़ और झाड़ियां थोड़ी कम होती जा रही थी और अंदर पहुंचकर पता चलता है कि सही में यह एक गांव है जो वीरान हो रहा है और गांव में एक भी लोग नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन गांव में कुछ घर नजर आ रहे थे, जिनमें से ज्यादातर घर बिल्कुल खामोश और वीरान लग रहा था। लेकिन कुछ कुछ घर ऐसे थे जिनके पास अभी भी लालटेन जल रहा था और उसका यही मतलब था कि इस गांव में अभी भी लोग रहते हैं। इसलिए मैं खुश हो जाता हूं और अब मुझे यही भरोसा होता है कि अब मुझे मदद मिल जाएगी। लेकिन तभी उस रास्ते के किनारे एक कुआं नजर आता है, जिसके अंदर से अजीब सी फुसफुसाहट जैसी आवाज आती है और ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे उसके अंदर से बुला रहा है। इसलिए मैं पता नहीं क्यों उस कुएं के पास चला जाता हूं और खड़ा होकर कुएं में झांकने के लिए उसके साइड में हाथ रखता हूं तो चारों तरफ खामोशी छा जाती है और कुआं से आ रहे फुसफुसाहट की आवाज भी बंद हो चुकी थी। लेकिन अचानक से एक हाथ कुआं से निकलकर मेरे हाथ को पकड़ लेता है और जैसे ही मैं उस हाथ में टॉर्च की रोशनी मारता हूं तो मेरा होश उड़ जाता है, क्योंकि वह हाथ बिल्कुल काला था और उसके इतने लंबे लंबे नाखून थे जैसे कोई जानवर या भेड़िया के नाखून भी उसके सामने छोटे लगने लगे। लेकिन मैं हाथ छुड़ाने की कोशिश करता हूं और फिर भी हाथ नहीं छुड़ा पाता हूं। तभी टॉर्च मारकर मैं कुएं के अंदर देखता हूं तो एक डरावना चेहरा, वही चेहरा जो मुझे जंगल एक रास्ते में ट्रक के सामने नजर आया था, वही कुएं के अंदर था। और अब मैं इतना डर चुका था कि मेरी चीख निकल जाती है और दिल जोरों से धड़कने लगता है जैसे अब मुझे कुछ हो जाएगा। लेकिन अब मैं जैसे भी करके यहां से भागने लगता हूं और गांव की तरफ भागते भागते आ जाता हूं और मैं बहुत ज्यादा डर कर गया था। इसीलिए मैं गांव के सबसे पहले वाले घर के दरवाजा को जोर जोर से खटखटाने लगता, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है। और ऐसे ही मैं एक एक करके और भी गांव के दूसरे घरों का दरवाजा खटखटाने लगता हूं, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खुलता है। इसीलिए मैं थक हार कर उस घर के दरवाजे में ही बैठ जाता हूं। लेकिन तभी अचानक से गुर्राने की आवाज आने लगती है, इसीलिए मैं अब खामोश नहीं बैठता हूं और वापस खड़ा होकर सामने वाले घर के दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगता।
और मदद की पुकार लगाने लगता हूं और मेरी किस्मत अच्छी होती है, इसलिए अचानक से दरवाजा खुल जाता है और कोई मुझे अंदर हाथ तान कर घर में घुसा लेता है। और एक नौजवान लड़का मुझे अंदर नजर आता है, जो मुझे खामोश रहने का इशारा करता है और कहता है, अरे कौन हो तुम और यहाँ कैसे आ गए, और पागल हो क्या जो इतनी रात को इतनी जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहे हो? अगर ऐसा करोगे तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं डर से कांप कांप रहा था और भागते भागते इतना थक गया था कि मेरे गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी। तभी मैं उस नौजवान लड़के से पीने को पानी मांगता हूँ, इसलिए वह लड़का मुझे थोड़ा सा पीने को पानी देता है और मैं पानी पीकर थोड़ा शांत हो गया था। और फिर मैं उसे मेरे साथ हुई सारी घटना बताने लगता हूँ, और वह मेरी बात सुनकर आश्चर्यचकित नहीं होता है, और वह ऐसा दिखाता है जैसे उसे सब पता हो और उसके लिए यह आम बात हो, लेकिन उसके चेहरे में भी डर साफ साफ झलक रहा था। इसीलिए वह मुझे उंगली से खामोश रहने का इशारा कर रहा था। इसलिए मैं अब खामोश हो गया था और उससे मदद मांगने लगता हूँ कि मेरा ट्रक जंगल के बीच फंसा हुआ है और मुझे फ्यूल चाहिए। क्या यहाँ पर कहीं आसपास कोई पेट्रोल पंप है? तो मुझे बता दो और मुझे उस चीज से बचा लो जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो वह थोड़ी देर तक खामोश रहता है और कुछ देर बाद अपनी चुप्पी तोड़ देता है और कहता है, देखो भाई, तुम्हें शायद पता नहीं है कि तुम अपने साथ यहाँ क्या लेकर आ गए हो, और अब मेरी जान को भी खतरा हो गया है, क्योंकि जो तुम्हारा पीछा कर रहा है वह कोई आम चीज नहीं है, वह एक पिशाच है। और अगर वह जान गया कि मैंने तुम्हारी जान बचाने में तुम्हारी मदद किया है, तो उसका अगला शिकार मैं बनूंगा, क्योंकि उसका पहला शिकार तुम हो और मैंने उससे उसका शिकार छीन लिया है। लेकिन मैं परेशान हो गया था, इसलिए मैं उस नौजवान से पूछता हूँ कि वह आखिर है कौन जो मेरा शिकार करना चाहता है। तो वह नौजवान लड़का कहता है कि वह एक पिशाच है, जो आज से 100 साल पहले एक तांत्रिक हुआ करता था, जो लोगों से पैसे पैसे लेकर काला जादू किया करता था और लोगों के घरों को बर्बाद कर देता था। लेकिन इस गांव के कुछ लोग और सरपंच जी आपस में मिलकर एक दिन प्लान बनाते हैं और उस तांत्रिक को काला जादू करते हुए देख लेते हैं, और गांव के लोग उसे बहुत मारते हैं और गुस्से में उसे पेड़ से बांधकर जंगल के अंदर छोड़ देते हैं, और वह भूखा रहकर तड़पते हुए दम तोड़ देता है। और उसके बाद से अचानक से गांव में एक मुसीबत आ जाती है और गांव के लोग अचानक से बेवजह बीमार होकर मर जाते थे। और अचानक से लोगों को रात के समय कुछ ऐसा नजर आ रहा था जिसे देखकर वह जी नहीं पाते थे या मर जाया करते थे। इसीलिए गांव में एक नियम बना के अब से गांव में अंधेरा आने के बाद और रोशनी खत्म होने के बाद कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, और आज तक अंधेरा होने के बाद कोई भी गांव में बाहर नहीं निकलता है। दरवाजा टूटकर जमीन पर गिर चुका था, लकड़ी के टुकड़े हर तरफ बिखर गए थे और अंधेरे में वह खड़ा था, लंबा, हड्डियों जैसा पतला, हाथ जमीन तक लटक रहे थे और मुंह इतना फटा हुआ जैसे जबड़ा टूट चुका हो। उसकी सफेद आंखें सीधा मुझे देख रही थीं। मेरे पैर जम गए। अचानक नौजवान लड़के ने मेरा हाथ पकड़ लिया। रवि, भागना पड़ेगा। अभी उसने पिछले कमरे का दरवाजा खोला और हम दोनों अंधेरे में दौड़ पड़े। पीछे से GHR ऐसी चीख आई कि कान फट जाए। लग रहा था पूरा गांव हिल गया। घर के पीछे सीधा जंगल था। हम कांटों, पत्थरों, झाड़ियों के बीच भागते जा रहे थे। मुझे लग रहा था पैर अभी टूट जाएगा। सांस फूल चुकी थी। वह पीछे है क्या? मैंने हांफते हुए पूछा। लड़का पीछे मुड़कर देखता है और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मत देख, बस भाग। अचानक ऊपर से थड़ 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 जैसे कोई पेड़ से पेड़ पर कूद रहा हो। मैंने हिम्मत करके ऊपर देखा। वह पेड़ की शाख पर उल्टा लटका हुआ था और हमारे साथ साथ चल रहा था, जैसे बंदर, लेकिन बहुत बड़ा, बहुत डरावना। एक पल में वह मोया हमारे सामने जमीन पर गिर गया। दिए जाम, मिट्टी उड़ गई। हम दोनों रुक गए। वह धीरे धीरे सीधा खड़ा हुआ और अपनी गर्दन 180 डिग्री घुमाकर हमें देखने लगा। अचानक जंगल बदलने लगा, रास्ते गायब, पेड़ टेढ़े मेढ़े, आवाजें चारों तरफ, जैसे हम किसी और जगह आ गए हों। मुझे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, रवि बेटा इधर आ। मैं रुक गया। मत रुक, लड़का चिल्लाया। मैंने देखा मेरे सामने मेरी बीवी और बेटा खड़े थे। पापा, घर चलो। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उनकी तरफ बढ़ने ही वाला था, तब लड़के ने जोर से थप्पड़ मारा। वह सच नहीं है। अचानक सब गायब, सिर्फ जंगल, और वह पिशाच बिजली की स्पीड से लड़के पर टूट पड़ा। छीछक, उसके कंधे पर गहरा निशान पड़ गया। लड़का चीख पड़ा। मैं जम गया। लड़का मुझे धक्का देता है, भाग रवि, जहां रोशनी दिखे वहां जा। तू, मैं रोकता हूं उसे। वह पत्थर उठाकर पिशाच पर फेंकने लगता है। मैं मजबूरी में भाग पड़ा।
बहुत देर भागने के बाद दूर एक पीली सी रोशनी दिखी, जैसे कोई मंदिर या चौकी हो। मुझे लड़के की बात याद आई, जहां रोशनी हो वहीं बचोगे। मैं पूरी ताकत से वहां भागा। वह एक छोटा सा जंगल मंदिर था। अंदर दिया जल रहा था। जैसे ही मैं अंदर घुसा, पीछे से वह पिशाच रुक गया। मंदिर की दहलीज पर खड़ा अंदर नहीं आ रहा था। उसकी आंखें जल रही थीं। अचानक मंदिर का दिया हिलने लगा। हवा नहीं थी, फिर भी लौ कांप रही थी। पिशाच धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, जैसे कोई अनसीन बैरियर कमजोर हो रहा हो। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और इस बार वह मंदिर के अंदर घुस गया। उस पल मुझे समझ आ गया, यह कोई आम पिशाच नहीं है। इससे रोशनी भी नहीं रोक सकती। उसने अपना मुंह मेरे बिल्कुल पास लाकर फुसफुसाया, अब भाग कहां जाओगे? रवि। पिशाच ने मेरी गर्दन पकड़ी और एक झटके में मुझे जमीन से उठा लिया। उसकी पकड़ लोहे की तरह सख्त थी। सांस रुकने लगी। मैं हाथ पैर मार रहा था, लेकिन कोई असर नहीं। उसने अपना मुंह मेरे बिल्कुल पास लाकर कुछ अजीब सी भाषा में फुसफुसाया, जो मैं समझ नहीं पाया। फिर उसने मुझे जमीन पर जोर से पटक दिया। डीएच आम मेरे सिर में ऐसा झटका लगा कि आंखों के आगे अंधेरा छा गया। सब कुछ घूमने लगा। आवाजें दूर होती गईं और फिर मैं बेहोश हो गया। पता नहीं कितनी देर बाद मेरी आंख धीरे धीरे खुली। सर फट रहा था। सांस भारी थी। कपड़े मिट्टी और खून से भरे हुए थे। मैं जमीन पर पड़ा हुआ था। जंगल के बिल्कुल बीच में मैं झट से उठ बैठा और घबराकर चारों तरफ देखा। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा। ना मंदिर, ना पिशाच, ना लड़का, कुछ भी नहीं। सिर्फ पेड़, हवा और सन्नाटा। मैंने आसमान की तरफ देखा। चांद आधा था, हल्का सा बादलों के पीछे छुपा हुआ। अपनी घड़ी देखी। रात के 3 बजे बज चुके थे। इतनी रात को दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं हो सकती थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यह मैं जिंदा कैसे हूं? मुझे याद आया पिशाच ने मुझे पकड़ा था। फिर मैं बेहोश हो गया, लेकिन उसने मुझे मारा क्यों नहीं? यह सोचकर ही मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंड सी उतर गई। तभी कहीं दूर से पत्तों की हल्की सी खड़बड़ाहट आई। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कुछ दिखाई नहीं दिया, पर लगा कोई मुझे देख रहा है। बस वही मोमेंट था जब मैंने डिसाइड कर लिया, भागना होगा। अभी इसी वक्त मैं लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। पैर दर्द से कांप रहे थे, पर मैं दौड़ पड़ा। मुझे ट्रक तक पहुंचना है। बस यही एक उम्मीद थी। अगर ट्रक मिल गया तो मैं बच सकता हूं। मैं अंधेरे में अंधाधुंध भागता रहा। कभी किसी जड़ से टकराता, कभी पत्थर पर फिसल जाता, कभी कांटों में फंस जाता। सांस टूट रही थी, गले में जलन हो रही थी, लेकिन रुकने की हिम्मत नहीं थी। कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं घूम रहा हूं। हर तरफ एक जैसा जंगल, कोई रास्ता नहीं, कोई निशान नहीं, ट्रक का तो नाम भी नहीं। हे भगवान, मैं खो गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं भटकता रहा। पता नहीं कितनी देर तक, टाइम का भी अंदाजा नहीं रहा। कभी लगता कोई पीछे चल रहा है, कभी लगता पेड़ के पीछे कोई खड़ा है, लेकिन जब मुड़कर देखता कुछ नहीं। आखिर दूर से एक हल्का सा पीला उजाला दिखा। मैंने आंखें सेक कर देखा, जैसे गांव हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं पूरी ताकत से उस तरफ दौड़ा। थोड़ी देर बाद मैं जंगल से बाहर आ गया और मेरे सामने वही गांव था। छोटे छोटे घर, मिट्टी के रास्ते, कुछ जगह पर दिए और लालटेन याफ्ता जल रहे थे। सुबह होने में अभी देर थी, इसलिए गांव अधिकतर सो रहा था। एक घर के बाहर छोटी सी चाय की दुकान खुली हुई थी। 2 बूढ़े आदमी चारपाई पर बैठे चाय पी रहे थे। उन्होंने मुझे देखा और तुरंत खड़े हो गए, शायद मेरी हालत देखकर। कपड़े फटे, खून लगा, सांस टूट रही, आंखें डरी हुई। मैं उनके पास पहुंचते ही गिरने वाला था। बचाइए, मुझे बचाइए, मेरी आवाज कांप रही थी। वह मेरे पीछे है। एक बूढ़े चाचा जी ने तुरंत मुझे पकड़कर बिठाया। अरे बेटा, शांत हो जाओ। क्या हुआ? मैं रो पड़ा। फिर रुक रुक कर सारी कहानी सुना दी। ट्रक, जंगल, लड़का, मंदिर, पिशाच, सब कुछ। दोनों बूढ़े चुप होकर सुनते रहे। उनके चेहरे पर डर नहीं था, जैसे वह पहले से जानते हो। फिर एक चाचा जी धीरे से बोले, बेटा, तुम डरो मत। उन्होंने आसपास की जमीन की तरफ इशारा किया। जिस घर के पास तुम बैठे हो, इस जगह के चारों तरफ कवच बना हुआ है। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा। कवच? चाचा जी ने सिर हिलाया। बहुत पुराना घर है। यहां मंत्र से रक्षा की गई है। इस घेरे के अंदर कोई दुष्ट शक्ति नहीं आ सकती। मेरी सांस थोड़ी नॉर्मल होने लगी। सच, बिल्कुल सच बेटा।
दूसरे चाचा जी जो चाय वाले लग रहे थे उस बोले, बैठो पानी पियो, फिर आराम से सब बताओ। उन्होंने मुझे स्टील का गिलास दिया। मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि पानी गिरने लगा। फिर उन्होंने एक गर्म चाय का कप मेरे हाथ में दिया। पियो बेटा, हिम्मत आएगी। मैंने धीरे धीरे चाय पीनी शुरू की। गर्म चाय गले से नीचे उतरते ही जैसे जान वापस आने लगी। बुरे चाचा जी ने गहरी नजर से मुझे देखा। अब बताओ, वह तुम्हारे पीछे पड़ा कैसे? उनकी आवाज में अजीब सी गंभीरता थी, जैसे यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो। हवा बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। रात और गहरी लग रही थी और उस वक्त मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरी कहानी सुनने के बाद उनके चेहरे का रंग बदलने वाला है। मैं अभी चाय का कप हाथ में पकड़े ही था। गर्म धुआं मेरे चेहरे तक आ रहा था। सांस धीरे धीरे नॉर्मल हो रही थी। बूढ़े चाचा जी मेरी बात ध्यान से सुन रहे थे। तभी गांव के कुत्ते एक साथ जोर जोर से भौंकने लगे। भाव 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 भाव, ऐसी आवाज जैसे किसी अनजान चीज पर टूट पड़े हो। मेरे हाथ का कप कांप गया। थोड़ी चाय जमीन पर गिर गई। मैंने घबराकर बाहर अंधेरे की तरफ देखा। दूर कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन कुत्ते लगातार एक ही डायरेक्शन में भौंक रहे थे। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। अभी तक जो रात नॉर्मल लग रही थी, एक पल में अजीब सी हो गई। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंड उतर गई। चाय वाले चाचा जी ने धीरे से अपना कप रख दिया। उनका हाथ कांप रहा था। बूढ़े चाचा जी ने सीधा अंधेरे में झांकना शुरू किया। उनका चेहरा धीरे धीरे सफेद पड़ रहा था। यह अच्छा नहीं है, वह बहुत धीमी आवाज में बोले। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या हुआ चाचा जी? तभी घर के बाहर लटकता पुराना दिया हिलने लगा। हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, फिर भी लौ कांप रही थी। एक बार, दो बार, फिर और तेज, जैसे कोई उसके पास खड़ा हो। कुत्ते और ज्यादा पागल हो गए। अब वह सिर्फ भौंक नहीं रहे थे, चीख रहे थे। कुछ कुत्ते अचानक चुप हो गए, जैसे डर के मारे पीछे हट गए हों। फिर दूर से एक लंबी सी हूं जैसी आवाज आई, ना आदमी ना जानवर। कुछ बीच का मेरे हाथ से चाय का कप गिर गया। बूढ़े चाचा जी एकदम खड़े हो गए। उनकी आंखें फट चुकी थीं। वह धीरे से बोले, वह यहां तक आ गया। मेरे कान में जैसे बम फट गया। कौन? उन्होंने सीधा मेरी तरफ देखा। जो तुम्हारे पीछे है। मेरे गले से आवाज ही नहीं निकली। मतलब पिशाच। चाचा जी ने सिर हिला दिया, लेकिन उनकी आंखों में डर और गहरा था। वह इस घेरे के बाहर खड़ा है। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर अंधेरे में झांका। कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ काली रात। तभी मिट्टी पर किसी भारी चीज के चलने की आवाज आई। थप थप थप, जैसे कोई बहुत बड़ा शरीर लेकर धीरे धीरे चल रहा हो। आवाज रुक गई, बिल्कुल उस जगह जहां रोशनी खत्म होती थी। चाय वाले चाचा जी ने कांपते हुए हाथ से जमीन पर कुछ रेखा खींच दी, जैसे कोई पुराना निशान हो। इस लाइन के आगे मत जाना, चाहे कुछ भी हो। उनकी आवाज टूट रही थी। तभी अंधेरे में दो सफेद आंखें चमकी, बिल्कुल नीचे, इंसान की हाइट से ज्यादा नीचे, जैसे वह झुक कर देख रहा हो। मेरी सांस रुक गई। आंखें धीरे धीरे ऊपर उठने लगी, जैसे कोई सीधा खड़ा हो रहा हो। और फिर पूरा अंधेरा उसके पीछे और गहरा हो गया, जैसे रोशनी उस तक पहुंच ही नहीं पा रही। कुत्ते एकदम चुप हो गए। पूरा गांव सन्न हो गया। सिर्फ मेरी धड़कन की आवाज सुनाई दे रही थी। बूढ़े चाचा जी ने मंत्र जैसा कुछ बोलना शुरू किया। उनकी आवाज कांप रही थी, पर वह रुक नहीं रहे थे। चाय वाले चाचा जी ने भी आंखें बंद कर लीं। तभी अंधेरे से हल्की सी हंसी सुनाई दी। खर खर मेरी रीढ़ की हड्डी में बिजली सी दौड़ गई। वह इंसान की हंसी नहीं थी। और फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया, जैसे इनविजिबल वॉल से टकरा गया। एक पल के लिए हवा जैसी कुछ चमकी, जैसे कोई ट्रांसपेरेंट बैरियर हो। वह अंदर नहीं आ पा रहा था। बूढ़े चाचा जी ने धीरे से कहा, अभी तक कवच जिंदा है। मैंने पहली बार हल्का सा सुकून महसूस किया, लेकिन उस चीज ने अपना सर टेढ़ा किया और सीधा मुझे देखने लगा, जैसे उसे पता हो मैं ही उसका शिकार हूं। फिर उसने अपना लंबा सा हाथ आगे बढ़ाया। हवा एकदम बर्फ जैसी ठंडी हो गई। दिया जोर जोर से हिलने लगा। मिट्टी में खींची लाइन धीरे धीरे चलने लगी, जैसे कोई उसे मिटा रहा हो। बूढ़े चाचा जी की आवाज टूट गई, यह इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? मेरा दिल डूब गया। उस पल मुझे समझ आ गया, शायद यह जगह भी मुझे ज्यादा देर नहीं बचा पाएगी। और वह चीज अब रुकने वाली नहीं। वह चीज अंधेरे में खड़ी मुझे घूर रही थी। उसकी सफेद आंखें सीधा मेरी रूह तक घुस रही थी। हवा इतनी ठंडी हो चुकी थी कि सांस लेते वक्त भी दर्द हो रहा था। बूढ़े चाचा जी अचानक मेरी तरफ मुड़े। उनकी आंखों में डर के साथ साथ एक फैसला भी था। बेटा, शायद अब और कोई रास्ता नहीं। मेरा गला सूख गया। क्या मतलब? चाचा जी ने अपनी कुर्ता की जेब में हाथ डाला
और एक पुराना सा कपड़े में लिपटा हुआ कुछ बाहर निकाला। उन्होंने धीरे से कपड़ा खोला। अंदर एक काला धागा था जिसमें एक पुराना सा लोहे का ताबीज बंधा हुआ था। ताबीज पर अजीब सी लकीरें बनी थीं, जैसे कोई पुरानी भाषा हो। यह हमारे घर की पुरखों की रक्षा है। चाचा जी बोले, इसे पहनो और जो भी हो हिम्मत मत हारना। मेरे हाथ कांप रहे थे। इससे कुछ होगा। चाचा जी ने सीधा मेरी आंखों में देखा। या तो तुम बच जाओगे या फिर सच देख लोगे। मेरी रियाराज की हड्डी में ठंड सी दौड़ गई। उन्होंने बिना और कुछ कहे ताबीज मेरे गले में पहना दिया। जैसे ही लोहा मेरी स्किन को छुआ, मेरे पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। हा, मैं जमीन पर गिर गया। सर फटने लगा। आंखों के आगे रोशनी फटने लगी। सब कुछ घूमने लगा, जैसे दुनिया हिल रही हो। मुझे लगा मेरा दिल फट जाएगा। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। मैंने धीरे से आंखें खोली और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह हिला दी। अब अंधेरा वैसा नहीं था। पहले सिर्फ रात थी। अब हवा में काला धुआं सा तैर रहा था, जैसे पूरा माहौल सड़ रहा हो। जमीन पर अजीब सी परछाइयां रेंग रही थीं। मैंने धीरे से बाहर देखा। वह चीज अब इंसान जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा, हड्डियां बाहर निकली हुई, लंबी, बहुत लंबी बाहें जमीन को छू रही थीं। उसका मुंह आधा फटा हुआ। अंदर अंधेरा ही अंधेरा और उसके आसपास और भी चीजें खड़ी थीं। धुंधले साएं, आधे इंसान आधे कुछ और, जैसे कई आत्माएं उसके साथ हो। मेरी सांस रुक गई। ये क्या है? बूढ़े चाचा जी धीरे से बोले, अब तुम उसका असली रूप देख रहे हो। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। असली यह सिर्फ एक पिशाच नहीं है बेटा। यह शिकारी है जिसे खून और डर दोनों चाहिए। तभी वह चीज अचानक सीधा खड़ी हो गई और उसने अपना सर टेढ़ा करके सीधा मुझे देखा, जैसे उसे पता चल गया हो कि मैं उसे देख सकता हूं। उसके मुंह के कोने धीरे धीरे खींचने लगे। वह मुस्कुरा रहा था। मेरी रूह तक जम गई। फिर उसने अपनी उंगली मेरी तरफ उठाई और बहुत धीमी आवाज में बोला, अब तुम मुझे देख सकते हो। मेरे हाथ पैर शून्य हो गए। बूढ़े चाचा जी ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। चाय वाले चाचा जी ने दिया पकड़ लिया हवा और तेज ठंडी हो गई। फिर वो चीज धीरे धीरे कवच की तरफ बढ़ने लगी। हर कदम पर मिट्टी काली पड़ रही थी। इनविजिबल बैरियर हल्की हल्की चमकने लगा, जैसे ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। उस पल मुझे समझ आ गया, शायद ताबीज ने मुझे बचाया नहीं बल्कि शिकार बना दिया, क्योंकि अब वह सिर्फ मुझे ही देख रहा था। वह शिकारी अंधेरे में खड़ा मुझे घूर रहा था। ताबीज मेरे गले में थरथरा रहा था, जैसे जिंदा हो। बूढ़े चाचा जी मंत्र पढ़ रहे थे। उनकी आवाज टूट रही थी। तभी वह चीज धीरे धीरे आगे बढ़ी। हर कदम पर जमीन का रंग बदलने लगा। मिट्टी काली, सूखी जैसे जल गई हो। हवा और ठंडी हो गई। मेरी सांस से धुआं निकलने लगा। फिर उसने अपना लंबा सा हाथ कवच की तरफ बढ़ाया। उसकी उंगलियां बहुत पतली, हड्डियों जैसी और नाखून लंबे काले। मैं सांस रोक कर देख रहा था। मत मत छू। चाय वाले चाचा जी की आवाज कांप गई और फिर उसका हाथ इनविजिबल बैरियर से टकरा गया। एक पल के लिए हवा में बिजली जैसी चमक हुई। झेड़ 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 ए भी वह थोड़ा पीछे हिला, लेकिन गिरा नहीं। उसने अपना सर टेढ़ा किया, जैसे क्यूरियस हो, फिर दोबारा हाथ रखा। इस बार धीरे से, जैसे कोई दरवाजा टेस्ट कर रहा हो। और तब बैरियर पर बाल जैसी पतली दरारें पड़ने लगी, जैसे शीशा टूटने वाला हो। एक दो, फिर और सियार और मेरा दिल डूब गया। तभी गांव के किसी घर से अचानक एक औरत की चीख सुनाई दी। मैंने झट से पीछे देखा। दूर एक घर में दिया हिल रहा था, जैसे कोई डर के मारे जग गया हो। बूढ़े चाचा जी का चेहरा सफेद पड़ गया। यह कवच सिर्फ इस घर का नहीं, पूरे गांव का है। मेरी सांस रुक गई। मतलब हर दरार के साथ किसी न किसी पर हमला हो रहा है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर बैरियर में एक और क्रैक का सी आमा। इस बार एक बच्चे की चीख मां मेरे कान सुन्न हो गए। गांव में अफरा तफरी मचने लगी। दरवाजे खुलने की आवाजें, लोगों की घबराहट, रोने की आवाजें। लेकिन कोई बाहर नहीं आ रहा था, जैसे सबको पता हो बाहर मौत खड़ी है। वह शिकारी अब भी चुप खड़ा था, जैसे उसे जल्दी नहीं हो। हर क्रैक के साथ उसकी मुस्कुराहट बढ़ पड़ रही थी। फिर उसने बैरियर पर जोर से हाथ पटका। डीएचएम इनविजिबल वॉल एक पल के लिए पूरी चमकी। मैंने अपने कान बंद कर लिए और तब 3 अलग अलग घरों से एक साथ चीखें आई, ऐसी चीखें जो इंसान की रूह काट दे। कुछ गिरने की आवाजें, कुछ टूटने की। फिर अचानक सन्नाटा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। या यह सब मेरी वजह से हो रहा है? बूढ़े चाचा जी ने तुरंत मेरा कंधा पकड़ा। अभी गिल्ट का टाइम नहीं है बेटा। वह शिकारी धीरे धीरे बैरियर पर उंगली घुमाने लगा।
जैसे कोई दरवाजे पर नाखून चला रहा हो। एससीआर ना उस आवाज से मेरी रीढ़ की हड्डी जम गई। फिर उसने सीधा अपना हाथ बैरियर के एक क्रैक में घुसा दिया। एक पल के लिए हवा में काली बिजली सी फूटी। बूढ़े चाचा जी चीख पड़े, ना ही बैरियर और ज्यादा टूट गया। अब दरारें हर तरफ फैल चुकी थी, जैसे कभी भी बिखर जाएगा। और उस पल वह शिकारी सीधा मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया, जैसे कह रहा हो, अब कोई नहीं बचा सकता। ताबीज मेरे गले में जलने लगा। स्किन तक दर्द पहुंचने लगा। मुझे लगा जैसे कोई मुझे खींच रहा हो। बूढ़े चाचा जी की आवाज कांप गई। अगर कवच टूट गया तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। मेरी सांस रुक गई और वह चीज अब सिर्फ एक फाइनल झटका देने ही वाली थी। बैरियर की दरारें अब साफ दिख रही थी, जैसे किसी ने शीशे पर मुक्के मारे हों। वह शिकारी बिल्कुल चुप खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी भूख चमक रही थी। ताबीज मेरे गले में जल रहा था। स्किन तक दर्द पहुंच रहा था। बूढ़े चाचा जी बेचैन होकर मंत्र पढ़ रहे थे। तभी उसने अपना हाथ क्रैक के अंदर और ज्यादा घुसा दिया। एक भयानक सी जला जाओ जाओ बाजी का अब जैसी आवाज हुई। इनविजिबल बैरियर जोर से चमका। फिर एक टुकड़ा टूटकर बिखर गया, जैसे हवा का ग्लास टूट गया हो। मेरा दिल रुक गया। उस क्रैक से काला धुआं सा अंदर घुसने लगा। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। कुत्ते फिर से पागलों की तरह भौंकने लगे। गांव में लोगों की घबराहट की आवाजें गूंजने लगी। फिर उसने अपना सर उस क्रैक के पास लाया और धीरे से अंदर झांका। उसका मुंह इतना फटा हुआ था कि लग रहा था जबड़ा भी अलग हो जाएगा। उसने एक लंबी सी सांस ली, जैसे शिकार की खुशबू ले रहा हो। बूढ़े चाचा जी चीख पड़े, सब अंदर जाओ, दरवाजे बंद करो। लेकिन देर हो चुकी थी। शिकारी ने एक झटके में बैरियर का बड़ा टुकड़ा तोड़ दिया। सिया राश इनविजिबल वॉल बिखर गई। हवा में एक भयानक प्रेशर फैल गया, जैसे कोई बड़ी चीज अंदर घुस आई हो और फिर वह चीज अंदर आ गई। उसका पूरा शरीर अंधेरे से बना हुआ लग रहा था। लंबी बाहें, टेढ़ी गर्दन, पैर जमीन को छूते ही मिट्टी काली पड़ रही थी। उसकी हाइट आम इंसान से बहुत ज्यादा थी। पूरा गांव एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। फिर एक घर का दरवाजा खुला। एक आदमी हाथ में लालटेन लेकर बाहर निकला। कौन है वहां? उसकी आवाज में डर था, लेकिन उसे कुछ दिख नहीं रहा था। मेरा दिल डूब गया। नहीं, अंदर जाओ, मैंने धीमी आवाज में कहा, लेकिन वह आदमी मुझे सुन नहीं पाया। शिकारी ने धीरे से अपना सर उसकी तरफ घुमाया। उसकी सफेद आंखें चमक उठी, जैसे उसे नया शिकार मिल गया हो। एक पल में वह आदमी के पीछे पहुंच गया। ना आवाज, ना कड़ा, ना कदम, बस एक शैडो जैसा मूवमेंट। आदमी को पता ही नहीं चला। फिर उसने अपनी लंबी बाह आदमी के सीने से पार कर दी। शी अचाक लालटेन जमीन पर गिर गई। आदमी की आंखें फट गईं। उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकली। शिकारी ने अपना हाथ वापस खींचा और उसके साथ आदमी का खून बाहर फूट पड़ा। आदमी धीरे धीरे घुटनों पर गिरा, फिर सीधा जमीन पर। लेकिन शिकारी रुका नहीं। उसने उस आदमी को बालों से पकड़कर उठा लिया, जैसे वह कोई खिलौना हो। आदमी की आंखें अब भी खुली थीं, लेकिन जान जा चुकी थी। फिर उसने अपना मुंह आदमी के गले पर रख दिया और एक भयानक सी जैसी आवाज आई, जैसे कुछ फाड़ रहा हो। खून उसके मुंह से टपकने लगा। गांव में हर तरफ से चीखें गूंजने लगी। लोग दरवाजे बंद कर रहे थे, बच्चे रो रहे थे, औरतें प्रार्थना कर रही थीं। मैं जम गया। मेरे सामने एक इंसान को जिंदा शिकार बनाया जा रहा था। बूढ़े चाचा जी की आंखों में आंसू आ गए। अब कोई नहीं बचेगा। शिकारी ने आदमी का बेजान शरीर जमीन पर फेंक दिया। फिर धीरे से अपना सर घुमाकर सीधा मुझे देखा। उसकी आंखों में अब और ज्यादा भूख थी, जैसे कह रहा हो, अगला तुम हो। ताबीज मेरे गले में और तेज जलने लगा। मुझे लगा स्किन फट जाएगी। हवा बिल्कुल सर्दी की लाश जैसी हो चुकी थी और वह चीज अब धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। शिकारी धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसके हर कदम के साथ जमीन का रंग काला पड़ता जा रहा था। मेरा गला सूख चुका था, सांस अटक रही थी। ताबीज झलकर स्किन को छुपने लगा। बूढ़े चाचा जी मंत्र पढ़ते पढ़ते पीछे हट गए, जैसे उन्हें भी समझ आ गया हो अब कोई बचाव नहीं। तभी मेरे पीछे कुछ हिला। एक हल्की सी खार जैसी आवाज आई। मैंने धीरे से पीछे देखा और मेरा खून जम गया। जो आदमी अभी मरा था वह हिल रहा था। उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा पिड़िदिखाना था। गर्दन एक अजीब कोने पर मुद्दी हुई। फिर उसका हाथ झटके से उठा, जैसे किसी ने अंदर से धक्का दिया हो। बूढ़े चाचा जी की आवाज कांप गई, रवि पीछे मत देख। लेकिन देर हो चुकी थी। वह आदमी एक झटके में सीधा बैठ गया। उसकी हड्डियां के आर्नर के आर्न आर्म की आवाज कर रही थी।
जैसे जॉइंट्स टूटकर वापस जुड़ रहे हों। उसका सर धीरे धीरे मेरी तरफ घूमा। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, न पुतली ना जिंदगी, बस खाली सफेदी, मुंह आधा खुला। अंदर अंधेरा, मैं पीछे हटने ही वाला था। तब उसने बिजली की स्पीड से मेरा पैर पकड़ लिया। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं और पकड़ लोहे जैसी मजबूत। मैं जमीन पर गिर पड़ा। हाँ, वो मुर्दा आदमी अब जमीन पर घिसटते हुए मेरी तरफ आ रहा था। उसकी गर्दन अब भी टेढ़ी थी, पर आंखें सीधा मुझे देख रही थी। उसके मुंह से गुर्राती हुई आवाज निकली, हाँ विवे, ये जैसे मेरा नाम बोलने की कोशिश कर रहा हो। मैं पैर छुड़ाने की पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन पकड़ और टाइट होती जा रही थी। उसके नाखून मेरी स्किन में घुस गए। बूढ़े चाचा जी दौड़ कर आए। उन्होंने उस मुर्दे पर गंगाजल छिड़का। उसकी स्किन से धुआं निकलने लगा। मुर्दा जोर से तड़प उठा, लेकिन उसने मेरा पैर नहीं छोड़ा। तभी हवा और ठंडी हो गई। मैंने ऊपर देखा। शिकारी अब बिल्कुल पास खड़ा था। उसकी सफेद आंखें दोनों पर टिकी हुई थीं, जैसे यह सब उसी का खेल हो। मुर्दा आदमी अचानक रुक गया, फिर धीरे धीरे मेरा पैर छोड़ दिया और जमीन पर झुककर पीछे हटने लगा, जैसे अपने मालिक के लिए रास्ता बना रहा हो। शिकारी मेरे बिल्कुल ऊपर आ खड़ा हुआ। मैं जमीन पर पड़ा था, हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी लंबी उंगलियां मेरे चेहरे के पास आई। बर्फ जैसी ठंडी सांस मेरी स्किन को छू रही थी। फिर उसने मेरे सीने पर उंगली रखी, जहां ताबीज लटक रहा था। ताबीज एकदम से लाल तपने लगा। मुझे लगा सीना फट जाएगा। शिकारी ने अपना सर झुकाया और मेरे कान के पास फुसफुसाया, तुम भागते बहुत हो। रवि, मेरा दिल रुकने लगा। सांस टूट रही थी। मुझे लगा अब सब खत्म। तभी दूर कहीं से एक और भयानक आवाज आई, जैसे जंगल के अंदर कुछ बहुत बड़ा हिल रहा हो। शिकारी का सर धीरे से उस डायरेक्शन में मुड़ गया। उसकी आंखों में पहली बार गुस्सा नहीं, हैरानी थी, जैसे कोई और भी आ रहा हो। मुर्दा आदमी फिर से जमीन पर कांपने लगा। बूढ़े चाचा जी ने डर के मारे मंत्र और तेज पढ़ना शुरू कर दिया, और मैं बस जमीन पर पड़ा हुआ उस अंधेरे को देख रहा था जहां से वह आवाज आ रही थी। शिकारी का सर अब भी जंगल की तरफ मुड़ा हुआ था। हवा एकदम से रुक गई, जैसे पूरी दुनिया सांस रोके खड़ी हो। बूढ़े चाचा जी की आवाज कांप रही थी। मंत्र अब टूट टूट कर निकल रहा था। मैं जमीन पर पड़ा था, सीना जल रहा था। ताबीज अब लाल तपते लोहे जैसा हो चुका था। फिर जंगल के अंधेरे से कुछ हिलता हुआ दिखा। पहले सिर्फ पेड़ हिले, फिर मिट्टी, फिर अंधेरा जैसे शेप लेने लगा। एक और चीज बाहर आई, लेकिन यह पहले वाले शिकारी से भी ज्यादा भयानक थी। उसका शरीर पूरा धुएं और हड्डियों जैसा, मुंह बिल्कुल बिना होठों के, और आंखें आंखें नहीं थीं, सिर्फ दो जलते हुए खोखले गड्ढे। शिकारी पहली बार पीछे हटा, जैसे उसने अपने से भी ज्यादा खतरनाक कुछ देख लिया हो। बुरे चाचा जी की चीख निकल गई। हे राम, यह तो उनकी बात पूरी भी नहीं हुई। नई चीज ने अपना हाथ उठाया और हवा में ही चाचा जी की गर्दन पकड़ ली। चाचा जी जमीन से ऊपर उठ गए। उनके पैर हवा में तड़पने लगे। रब वे भाग, सियारा राख। उनकी गर्दन एक झटके में टूट गई। उनका शरीर ढीला पड़ गया और अगले पल उन्हें दूर फेंक दिया गया, जैसे बेकार चीज हो। मैं चीखना चाहता था, पर आवाज ही नहीं निकल रही थी मेरी आंखों के सामने। मेरा आखिरी सहारा भी खत्म हो गया। अब दोनों चीजें वहां थी, शिकारी और वह नया दरिंदा। एक पल के लिए दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर नया दरिंदा धीरे से मेरी तरफ मुड़ गया, जैसे असली शिकार मैं ही हूं। ताबीज अचानक फट गया। उसके टुकड़े जलते हुए सीने पर गिर गए। मेरी स्किन से धुआं निकलने लगा। मुझे लगा मेरा दिल जल रहा है। दरिंदा मेरे बिल्कुल ऊपर आ गया। उसकी सांस नहीं थी, कोई आवाज नहीं, सिर्फ मौत का एहसास। उसने अपना हाथ मेरे सीने पर रखा और सीधा अंदर घुसा दिया, जैसे मेरी स्किन हवा हो। मेरा शरीर झटके से उठा। मेरी आंखें फट गईं। कोई दर्द नहीं, बस एक अजीब ठंडी खाली फीलिंग। उसने अपना हाथ बाहर निकाला और उसके हाथ में मेरा धड़कता हुआ दिल था। मेरा अपना दिल अभी धड़क रहा था उस पल। मुझे सब कुछ स्लो मोशन में दिखने लगा। गांव, टूटे घर, मरा हुआ आदमी, चाचा जी का बेजान शरीर, सब धुंधला। दरिंदे ने दिल को धीरे से दबा दिया। धड़कन रुक गई। मेरा शरीर जमीन पर गिर गया। सांस बंद, आंखें खुली, पर जिंदगी खत्म। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मुझे लगा सब अंधेरा हो जाएगा, पर मैं अब भी देख रहा था अपना ही शरीर जमीन पर पड़ा हुआ। मुझे समझ आया, मैं मर चुका हूं। दरिंदा और शिकारी धीरे धीरे अंधेरे में घुलने लगे, जैसे कभी थे ही नहीं। गांव फिर से सन्नाटे में डूब गया। सुबह कुछ लोग बाहर निकले। उन्होंने लाशें देखी,
टूटे घर, खून और मेरा शरीर, आंखें खुली हुई। सीधा आसमान की तरफ एक आदमी धीरे से बोला, इसकी आंखें बंद करो। वह झुककर मेरी पलकें बंद करने लगा। तब मेरी आंखें फिर से खुल गईं, बिल्कुल सफेद। वह आदमी चीख कर पीछे गिर गया। मेरा शरीर धीरे से हिलने लगा, उंगलियां मुड़ने लगी, गर्दन टेढ़ी होने लगी। मैं उठकर बैठ गया, लेकिन अब मैं रवि नहीं था। मेरे मुंह से गुर्राती आवाज निकली, आ विवेई। दूर जंगल में दो सफेद आंखें फिर से चमकी, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो, और मैं धीरे धीरे खड़ा हो गया। गांव की तरफ नहीं, जंगल की तरफ चल दिया। उस रात के बाद उस गांव में लोग गायब होने लगे। कोई लाश नहीं मिलती, कोई निशान नहीं। बस जंगल से कभी कभी एक आवाज आती, थैप थैप थैप, जैसे कोई घसीट कर चल रहा हो। और लोग कहते हैं, अमावस की रात को जंगल के किनारे एक आदमी खड़ा दिखता है, आंखें सफेद, गर्दन टेढ़ी और मुंह से बदबू आती हुई। वह धीरे से पूछता है, ट्रक कहाँ है? क्योंकि रवि अब भी रास्ते ढूंढ रहा है, लेकिन घर का नहीं, शिकार का। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की यह डरावनी और सच्ची कहानी खत्म होती है।